ठीक है, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। पानी तुम्हें कल उन्होंने स्याही दी थी ना, इंक दी थी ना, भर लगा दे। अरे वेरी गुड। राकेश जी बता रहे थे। मैं नहीं, सर ये बताइए। हाँ अब आते हैं। क्वेश्चन ये है क्या करंट कैसे निकालें पेपर किससे? पेपर की करंट कैसे निकालें? करंट अगर न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें इकोनॉमी वाला टॉपिक दिया रहता है। कारोबार से रिलेटेड वाली चीजें नहीं पढ़नी, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज वाली चीजें देख। न्यूज पेपर की कैसे स्टडी करनी है? अभी लास्ट में बताएंगे, अभी क्लासेस स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उसमें ज्यादातर चीजें आपको गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड जो चीजें आती हैं वो पढ़नी है। एडिटोरियल उसके रिलेटेड जो आता है इकोनॉमी के, वो पढ़ना है। शेयर मार्केट नहीं पढ़नी है। मार्केट कोई कंपनी मर्ज हो रही तो वो नोट डाउन कर लीजिए। बड़ी कंपनियों का गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं रिफॉर्म करने के लिए, आरबीआई ने कोई स्टेप लिया है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, कल मैंने लिबरल उदारीकरण पे कुछ मुख्य बिंदु लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? लाइसेंस को, कोटा को खत्म करना ना। तो ये टॉपिक देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजें, इसमें नोट डाउन नहीं कराऊंगा। आजादी के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, कई चीजों के हर एक इंडस्ट्री के क्या होते थे, लाइसेंस दिए जाते थे। हर कोई भी आपको प्रोडक्शन काम करना है या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना है या कोई सर्विस इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो हर चीजों में आपके कोटा डिफाइन थे। आपको इस एरिया में बांट दिया गया है काम करने के लिए। ठीक है, आपको इसी एरिया के अंदर काम करना। ये एक्चुअली में एरिया वो है कि एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। आपको इसका अप्रूवल भी लेना है कहां से? गवर्नमेंट से, तभी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई चीज। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या हो गया, एक तो आप पहले जाइए कहां पे, आप अगर यहाँ फैक्ट्री लगानी है किसी चीज की, आप कहां गए? गवर्नमेंट के पास पहले लाइसेंस लिए। कई डिपार्टमेंट के थ्रू, क्या क्या कितने डिपार्टमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा गवर्नमेंट में? पहली बात तो आपको अप्रूवल चाहिए जमीन का, लैंड हो गया, टैक्स सिस्टम हो गया, फिर आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उसके बाद आपको और किस चीज पे जाना पड़ेगा? पावर कनेक्शन। और किस चीज के लिए जाना पड़ेगा? वाटर। आगे सैनिटेशन वगैरह, नाला वगैरह तो रहना चाहिए। अगला लेबर लॉज लागू होंगे, श्रम कानून। ठीक है, अब जब लाइसेंस व्यवस्था थी इतने डिपार्टमेंट का क्लियरेंस चाहिए, ढेर सारे और भी डिपार्टमेंट होंगे इसमें, अभी और भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, अप्रेंटिस का, मेंटेनेंस का, सारी चीजों का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। अब एक एक डिपार्टमेंट से जाके क्लियरेंस लेना, फैक्ट्री लगाने में कितना टाइम लग जाएगा? उसके बाद आपको दिया जाएगा 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ। कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका कितना यूनिट कर सकते हैं? सिर्फ 100 यूनिट। 100 यूनिट से ज्यादा आपको प्रोड्यूस नहीं करना, भले डिमांड सप्लाई कुछ भी हो।
इससे ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए वापस आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लाइसेंस कोटा राज हो गया ये, लाइसेंस कोटा राज जो कहा जाता है, कोटा सिस्टम है ये। इसमें क्या कंपनियां लगा के बेनिफिट जाएंगी ये। हमने एक इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही क्लास में क्या बोला था, सप्लाई एंड डिमांड। सारी इकोनॉमी किस पे वर्क करेगी, डिमांड एंड सप्लाई पे। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक इकोनॉमी कोई ग्रो नहीं करेगी। आप इंडस्ट्री से आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप सबको यहाँ पे एम्प्लॉय किए, अब इसके ऊपर सारे एम्प्लॉयमेंट रूल भी तो लगेंगे, सबकी पेंशन है, ईएसआई है और लेबर डिपार्टमेंट के कई रूल्स हैं, वो सब भी तो लगेंगे। अब सबके क्लियरेंस चाहिए उसको डे टू डे में, हर जगह उसको क्लियरेंस चाहिए, हर जगह हर्डल्स आ रहा है। तो यहाँ कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या, इन्वेस्ट करेगा, ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, जॉब क्रिएशन होगा क्या, कोई रिस्क लेके। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, पैसे चाहिए इन्वेस्ट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, कहां से आएगा, है क्या पैसे, बैंकिंग रिफॉर्म हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना। तो चीजें अब आपको इंडस्ट्री यहां पे लगानी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, बाहर इंडिया से मार्केट ढूंढ नहीं सकते, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। इंपोर्ट कोई मटेरियल, ढेर सारे मटेरियल लगते हैं, अगर ऐसा प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं आप, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया हमारे देश में अभी अब इंडस्ट्रियां लग रही, पहले नहीं लगी थी। कई और भी चीजें जैसे एपीआई आता है, किसके लिए, फार्मा कंपनीज के लिए। ज्यादातर एपीआई कहां से आता है, एपीआई एक टर्म होता है, उसका टेक्निकल टर्म है, वो मेडिकल वाले जानते हैं, वो कहां से आता है, चाइना से ज्यादातर, उसकी डिपेंडेंसी। तो इंपोर्ट पे कितनी ड्यूटी है, इंपोर्ट पे बहुत हाई कस्टम ड्यूटी है ना, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे चीजें, आयातित, आयात, इंपोर्ट मीन्स आयात, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात, इन्वेस्टमेंट मीन्स मतलब निवेश, ठीक है। अब इसमें आप चीजें जब यहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो क्या चीजें हो पाएंगी, क्या आसान है। अब यहाँ पे लाइसेंस कोटा सिस्टम अगर हटाया जाएगा तो ये ओपन होगा ना, ये मार्केट के बेसिस पे डिमांड और सप्लाई पे वर्क कराएगा। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम किया जा रहा है अभी, पहले नहीं था तब भी, उसके बाद भी। अब जब लाइसेंस और कोटा राज खत्म होगा, हर चीजों के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, उस समय क्या किया गया 91 में, लाइसेंस सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को रख दिया गया, कुछ 18 सेक्टर्स को, 18 सेक्टर्स, जैसे सिगरेट, तंबाकू, कुछ फार्मा कंपनियां दवाएं उत्पादन में, या एटॉमिक सेक्टर में, या आयुध, आयुध मतलब समझते हैं आप लोग, आयुध मतलब कौन कौन जानता है, हाथ उठाएगा, चुप रहना। आयुध हिंदी बोल रहे हैं हम, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट, हथियार, हिंदी में पेपर में आता ना आयुध सामग्री, ये टर्म एक्चुअली में अब क्या होगा, वो किसके लिए रिजर्व किए गए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए। वो सब सेक्टर में आपको कुछ भी प्रोड्यूस अगर करना, गवर्नमेंट से बहुत रिस्ट्रिक्टिव स्क्रूटनी से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके उसका लाइसेंस मिलेगा। बाकी सेक्टर्स लाइक पावर सेक्टर हो गए, रोड सेक्टर हो गया, या कोई गुड्स हो गए, सामान डे टू डे यूज के, उनको क्या किया गया, उनसे लाइसेंस और कोटा राज हटाया गया। तो कपड़े उपड़े अदरवाइज जो प्रोड्यूस करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था हर चीजों के लिए, वो खत्म किया गया। अब समझे आप लोग इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म करने पे यहाँ पे क्या होगा रहा है, ये चीज की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। आरबीआई को एज ए रेगुलेटर के बजाय एज ए फैसिलिटेटर, कोई चीज हम फैसिलिटी, जैसे आपके घर पे कोई आया बिजनेस करने, आप उसको सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाएं क्या दे रहे हैं, हम लैंड दे देंगे, हम आपको पैसा आसानी से दे देंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ये क्या हो गया, फैसिलिटेटर रोल हो गया, कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी चीज से। तो जब हम फैसिलिटेटर के रोल में आएंगे, इवन आपके ऊपर रूल करने की, आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आप काम करिए, हम एक गवर्न नहीं करेंगे, बट आपको हम फैसिलिटेट करेंगे, आपको पैसे देंगे, आप इन्वेस्ट करिए चीजों को, आपके लिए लोन की सुविधा हम आसान बना देंगे।
कई बैंकों पे एक्चुअली में कई प्राइवेट बैंक भी उसी समय खुले ना। उसके बाद से कई प्राइवेट बैंक आए ना, पहले तो सिर्फ एक एसबीआई हुआ करता था, पीएनबी होते थे, कई नेशनलाइज बैंक थे, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइवेट बैंकों की चीजें आई मार्केट में। तो उससे क्या होगा, लोन के लिए पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा और बढ़ाएंगे वो, तो यहाँ से जॉब क्रिएशन बढ़ेगा मार्केट में, सबके पास पैसे आएंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों का एजुकेशन स्तर, हेल्थ सारे में सुधार होगा ना। तो समझ में आया फाइनेंशियल रिफॉर्म कहां पे हुआ। सेबी भी एक्चुअली में उसको एक्ट के तहत, पार्लियामेंट एक्ट के तहत उसको लीगलाइज कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे। अगला टॉपिक क्या लिखाया था मैंने, अगला पॉइंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, पैसे हम बाहर से भी ले सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा, पैसे आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, बाहर की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो अपने, जब उनको पता चल जाएगा आप, रॉ मटेरियल भी आ सकता है, फिनिश गुड भी आ सकते हैं वहां से कुछ चीजों के लिए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब तो बाहर से टेक्नोलॉजियां आई हमारे पास, मोबाइल टेक्नोलॉजियां सब बाहर से आई। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कहाँ पैदा हुई थी, इंटरनेट का खोज कौन देश किया था, इंटरनेट की खोज किस देश में हुई थी? हाँ, यूएस मिलिट्री ने एक्चुअली में खोजा था ये, जब ये कोल्ड वार चल रहा था। यस, तो जब आपके लिए क्या किया गया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ावा उसको फ्री किया गया, अब देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में एक्चुअली में कहीं पे गवर्नमेंट अप्रूवल रूट रखा गया है, और कहीं पे 100% डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट रूट के, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करिए, आप जाइए इन्वेस्ट करिए, वहां पे गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं। आप सुनते नहीं कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में 75%, कभी 100%, कभी पेपर में आता है कि डिफेंस सेक्टर में भी अलाउ कर दिया गया 49% से, फार्मा सेक्टर में 100%, या ई कॉमर्स सेक्टर में 100% कहा जाता है ना, ये तो बात सुनते हैं ना आप लोग। उसमें क्या किया गया, उसमें भी एक्चुअली में होता था, एक गवर्नमेंट रूट होता था और एक होता था ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि कुछ चीजों पे गवर्नमेंट की परमिट और उसका लाइसेंस सिस्टम जाएगा, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, जो फॉर्मेलिटीज है पेपर की, हाँ आप आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने, उसके बाद जाइए, आपके पास कोई लिमिट नहीं आप कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप, ये ऑटोमेटिक रूट हो जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी इन्होंने बार बार कहते रहते हैं कि, कई बार कहते हैं 49% आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट, फिर प्लस 25% गवर्नमेंट रूट, प्लस कुछ परसेंट कर दिया जाएगा, 26% क्या नहीं इन्वेस्ट करने देंगे। तो ये किस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर वगैरह में हो सकता है, जहां एटॉमिक सेक्टर हो वहां सब ये सब करते हैं। और लेकिन नॉर्मल अब कहें कपड़े की इंडस्ट्री हो, कपड़े का आपको बनाना हो, तो वहां पे क्या कर दिया इन्होंने, 100% कर दिया। टेलीकॉम सेक्टर में इन्होंने 100% किया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्होंने बढ़ाया। फ्लाइट वगैरह प्राइवेट क्यों चलने लगी, पहले एयर इंडिया की चलती थी ना सिर्फ, पहले सुने होंगे लोग प्लेन में बैठना मुश्किल था, अब प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए खोला गया ना, इन्वेस्टर्स के लिए जब खोला गया, ओपन किया गया, तो क्या हुआ, चीजें चीप हुई, सर्विसेज सुधरी। गवर्नमेंट इस समय सिर्फ क्या कर रही है, फैसिलिटेटर का रोल, कि डीजीसीए बना दिया, आप रेगुलेट करेंगे, कानून लागू करेंगे, बाकी उस कानून के अंदर, लॉ ऑफ लैंड के अंदर सबको क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस करिए। आप फ्री हैं सप्लाई डिमांड के अनुसार अपने रेट तय करने में और अपना बिजनेस करने में। आप उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि इसके यहाँ के सभी एम्प्लॉइयों को, सभी सिटीजन्स को रोजगार मिल रहा है, सप्लाई डिमांड हो रही है, बिजनेस डेवलप हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। मुंबई वगैरह में बिजनेस डेवलप है तभी तो वहां ज्यादा सुविधाएं हैं, है कि नहीं। बेंगलोर है, मुंबई है, गुजरात है, बड़ोदरा सिटी है, अहमदाबाद सिटी है, ये सब क्यों डेवलप है बहुत ज्यादा, या गुड़गांव क्यों तेजी से डेवलप हो रहा है, बिजनेस की सुविधाएं दी गई ना,
उसके बाद कुछ एक्ट भी लाई गए जाके 2005-2006 में एसईजी एक्ट आया है, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये टर्म पे अभी डिटेल नहीं, ये कब पढ़ाएंगे हम, इंडस्ट्री वाला चैप्टर जब पढ़ा रहे होंगे और इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर, वहां पे ये चीजें कवर होंगी। तो ओवरऑल चीजें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ईज किया गया ना, कस्टम ड्यूटी घटा दी गई तो इंपोर्ट करना हमारे लिए आसान हो गया, उसको बढ़ावा दिया गया, कुछ सब्सिडी दी गई, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी गई कि जिससे हमारे यहाँ की कंपनियां प्रोडक्ट बढ़ाएं और बाहर एक्सपोर्ट करें। उससे हमें क्या, हमारे यहाँ रोजगार तो मिलेगा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब तो मिलेगा, मेड इन इंडिया होगा हर चीज। मेक इन इंडिया जो चलाया गया है, मेक इन इंडिया कैंपेन, वो किस लिए चलाया गया, आइए आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, यहां से लोगों को एक्सपोर्ट करिए। तो इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी को जॉब मिलेगी, स्किल्स मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजियां मिलेंगी, होगा ना, हर सेक्टर्स डेवलप होंगे। पैसे जब इकोनॉमी में फ्लो करेगा, सबकी कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। ज्यादातर कंपनियां क्या की गई थी, गवर्नमेंट के सेक्टर में थी, तो उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक तो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, हर डिसीजन में वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और सबकी जब जॉब श्योर है, कोई टारगेट नहीं है किसी को, तो क्या ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होता है, नहीं होता ना। तो जब ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन, कोई काम नहीं करना चाहेगा, कोई किसी को फिक्स सैलरी आ रही है तो नहीं काम करेगा, हर चीजों पे एक्चुअली में पॉलिटिकल हर्डल्स आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कोई किसी एक के हाथ में नहीं है, सरकारें चेंज हो रही हैं, पॉलिसियां चेंज हो रही हैं, तो कोई कंपनी क्या वर्क करेगी लॉन्ग टर्म जब तक पॉलिसीज नहीं होगी। और उस पर जब घाटे में जा रही है पीएसयू सेक्टर, उस पर फंडिंग कहां से जा रही है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बजट के थ्रू उसको फंडिंग देनी पड़ रही है ना, बचाने के लिए, सबकी नौकरी बचाने के लिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लिखा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर की। तो आपको चीजें, सरकारी कंपनियों पे क्या क्या दिक्कत हो रही है, 4-5 पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना। अब इन सब पे, इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी कौन देगा, अब ये घाटे में जाएंगी तो सरकार को कहां से इनको पैसे फंड करने पड़ेंगे, बजट से, बजट से जाना पड़ेगा ना पैसे। अब बजट में पैसे कहां से आते हैं, सबके टैक्स से आते हैं। अब ये पैसे यूज होने चाहिए थे इंफ्रा पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सब पे यूज होने थे ना, पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने थे ना सबके बीच में, लेकिन पैसे कहां गए, इसको बचाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसको फायदा करके सरकार को देना चाहिए, उल्टा लॉस इन्हीं को देना पड़ रहा है। तो अगर इसको हम कंपटीशन में डाल देंगे, इनके मैनेजमेंट को फ्रीडम दे देंगे, तो ये ज्यादा बेटर काम करेंगे कि नहीं, टारगेट फॉर्म में करेंगे ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई ना, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनी थी 1996 में। कौन से 5 ईयर प्लान में हमने लिखवाया था, कौन बताएगा, कौन से 5 ईयर प्लान में लिखवाया था, हाथ उठाना है, अभी लिखवाया था, कल पॉइंट लिखवाया था। डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी जो कमीशन बना था, किस ईयर में और कौन से 5 ईयर प्लान में हमने लिखवाया है वो चीज, तुक्का मत मारो, मैंने कल लिखाया है और इसमें मैंने बोला भी था। यस, 1996 में 8वीं योजना दिखाया है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट में कई चीजें आएंगी, डिसइन्वेस्टमेंट अभी टॉपिक आएगा, उसको भी पढ़ाना है, अभी पढ़ाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट में कई तरह के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है नॉर्मल, एक्चुअली में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, मैनेजमेंट ट्रांसफर होता है। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक की हिंदी क्या होती है, कौन बताएगा, स्ट्रेटेजिक, कहाँ गायब थे तुम इतने दिन,
तो वो स्ट्रेटेजी बना के काम कर रहा है। हाँ, रणनीति कर वही रणनीतिक हिंदी पूछ रहे हैं। रणनीति यस, रणनीतिक तो यार एक वैसा टर्म हो गया, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा इकोनॉमिक के सेंस में? गूगल करो, मीनिंग देखो यार सब लोग। स्ट्रेटेजी का तो ऐसा टर्म होगा, याद ही नहीं होगा। ऐसा टर्म अच्छा नहीं होगा इसके लिए। डालो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। प्रबंधन एक्चुअली मैनेजमेंट हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मतलब आप सिंपल सा मतलब समझिए कि प्रबंधन में रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक है? ओके, अगला पॉइंट कौन सा है, ये समझ में आया चीजें? एमआरटीपी एक्ट बाद में इंडस्ट्री के टाइम पे पढ़ाएंगे। एक्ट इसमें एक्चुअली में क्या है, इसका फुल फॉर्म मोनोपोली। हाँ, उसमें किया गया कि जैसे यहाँ 4 कंपनियां हैं, सिंपल से अभी मतलब समझा दे रहे हैं। एक कंपनी ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है? अब कोई कंपनी क्या करे, इतना इसके पास पावर हो जाए, ये इन सबको दबा दे या खरीद ले, ठीक है? अब एक कंपनी रह गई ना मार्केट में, जो ये प्रोडक्ट बना रही थी, यहाँ एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रही थी तीनों, ठीक है? और सेम यूज में आ रहे थे। अब इसने क्या किया, अपना आधिपत्य जमाने के लिए इन दोनों को दबा दिया, तो क्या हो गई, ये मोनोपोली हो गई। अब मोनोपोली हो जाने से क्या प्रॉब्लम होगी, सर्विस कंडीशन कंपटीशन खत्म होगा, तो इनके पास दादागिरी इनकी हो जाएगी ना, इनके अंदर वही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इनके यहाँ भी आ जाएगा। जो मर्जी वो बेचेंगे, जो मर्जी क्वालिटी गिराएंगे, जो मर्जी सर्विस देंगे, नहीं देंगे, नहीं होगा। दूसरा चॉइसेस, और पीपल्स के पास चॉइसेस कम हो जाएंगी ना, रोजगार में भी कमी आ जाएंगी, और कंपनियां डेवलप नहीं हो पाएंगी, नया इनोवेशन नहीं होगा इस सेक्टर में, सारी चीजों कमी आ जाएगी ना। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया कि जिससे ये इनको दबा ना सकें। कई कंपनियां, तुम आज नया कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, कोई बड़ी कंपनी आके तुमको दबा दे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाना 2003 में फिर, ठीक है? इसीलिए उस एमआरटीपी एक्ट में यही प्रोविजन किया गया कि मोनोपोली ना होने पाए किसी की एक सेक्टर में। कहीं किसी को कोई दिक्कत? केसो केसो बताइए। बच्चा देखो, आप कंसंट्रेट करोगे, रिवाइज करोगे, चीजें समझ में आएंगी। कहीं नहीं समझ में आई तो आप बोलिए। आगे चले, ठीक है? अगला पॉइंट कोई बचा है क्या उसमें? सारे पॉइंट हो गए ना एक्सप्लेन। अब आपको पढ़ना कहां से है ये सब? एनसीईआरटी में भी दिया है, हिंदी में आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें भी दिया है कुछ चीजें। बाकी आपको चीजें समझ में आ गई तो आप अपने अनुसार नोट भी कर सकते थे जो चीजें मैंने समझाई हैं। अब वो की पॉइंट नोट्स कर सकते थे जब बताया जाता है। डिक्टेट करके लिखवाया, मुझे लगता है कोई कोई कोचिंग होगी XYZ, मुझे नहीं लगता डिक्टेट करके बच्चों की तरह लिखवाया जाना पॉसिबल होता है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट अगर हम डिक्टेट करवाने बैठेंगे ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा ना आपको समझ में आएंगी चीजें। अगला लिखिए प्राइवेटाइजेशन। निजी क्षेत्र निजीकरण, हिंदी में कहते हैं निजीकरण।
निजीकरण में क्या होगा, इससे कुछ रिलेट होगा? एक तो पीएसयू सेक्टर का ही निजीकरण हो रहा है, जो गवर्नमेंट एरिया थे उसी से निकल के आएगा ना, लाइसेंस कोटा राज खत्म किया गया। निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन क्या होगा? हाँ, एक तो जो पहले से गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, रूल चलता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर गैर निजीकरण प्राइवेट नहीं होता, उसका पहले पीओसी बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका निजीकरण हो सकता है। कुछ एरिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए पहले रिजर्व थे ज्यादातर, ठीक है। अब एरिया को क्या किया गया, सिर्फ 18 तक सीमित कर दिया गया, इसमें ही गवर्नमेंट, बाकी ओपन किसके लिए कर दिया गया, प्राइवेट के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, निजीकरण हुआ। रोड में मॉडल आया, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कह सकते हो, रोड, बिजली, पानी, इन सब में। पावर सेक्टर में नई नई कंपनियां आई, टेलीकॉम सेक्टर में नई नई कंपनियां आई, बैंकिंग सेक्टर ओपन कर दिया गया प्राइवेट के लिए। तो ये सब क्या है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा ना, निजीकरण। और जो गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनमें भी स्ट्रेटेजिक सेल किया गया, मतलब एक स्टेट मैनेजमेंट को ट्रांसफर, प्रबंधन का सेल किया गया, प्रबंधन प्राइवेट के हाथ में दिया जाए, कुछ पार्ट उनको भी दिया जाए, या उनको शेयर मार्केट में रजिस्टर किया गया। जैसे बीएचईएल थी, आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये सब पीएसयू बन गए ना। गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल अपने हाथ से हटाया ना, ये सब परफॉर्म अच्छा कर रही है ना अब तो, उससे गवर्नमेंट के पास पैसे भी तो आए। जब सेल बेचा स्ट्रेटेजिक, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आए, तो वो वेलफेयर एक्टिविटी में, कल्याणकारी नीतियों में वो पैसे क्या करेगी, खर्च करेगी ना, उसके पास पैसे ज्यादा आएंगे ना। तो ये सब एरिया क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अभी जो लोगों की सैलरी बढ़ी है, सैलरी बढ़ गई, लोगों के डिफरेंट कलर की चॉइसेस बढ़ गई, लोगों के पास कपड़े पहनने को, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स, या डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के साधन, ये सब कैसे आ रहे हैं, बसेस जो अलग अलग आ रही हैं, इतने आपके पास व्हीकल आ गए डिफरेंट काइंड ऑफ, क्यों आए, प्राइवेट सेक्टर आया, डिफरेंट कंपटीशन हुआ, पता चलता मारुति है, टाटा है, या बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये सब क्यों आई अपने यहाँ, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ओपन किया गया सारे सिस्टम। तो चीजों का निजीकरण होने से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निजीकरण, जैसे अब रेलवे में भी चल रहा है, इस समय ट्रेनें चल रही हैं, सुविधाएं मिलेंगी ना। अब एकदम आइडियलिस्टिक तो नहीं मिल सकती, समस्याएं तब भी रहेंगी, वो धीरे धीरे दूर होंगी। लेकिन इकोनॉमी क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऑलवेज कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्या क्या फायदे होंगे, सारे फायदे वही होंगे, एजुकेशन, पैसे बढ़ रहे हैं सबके पास, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है सबका, खाने पीने के जरिया, घूमने की फ्रीडम सबको मिल रही है, डिफरेंट जगह जाना सस्ता हो गया ना पहले की अपेक्षा, कनेक्टिविटी बढ़ गई ना, बढ़ी ना। तो ये सब चीजें बेनिफिट हैं इसके। कुछ कॉन्स हैं, जैसे कई जगह पूरी तरह से सिस्टम क्या होता है, ये लोग मैनिपुलेट कहीं पे सिस्टम करते हैं, टैक्स एवेजन करते हैं, या लेबर का कहीं शोषण होता है कई बार। इन सब पे गवर्नमेंट का काम है, इनके पास जो एजेंसियां हैं उसके थ्रू इन सब पे कंट्रोल करके रखें। अगला पॉइंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण।
ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैश्वीकरण में क्या होगा? कस्टम ड्यूटी तो खत्म किया इन्होंने, ग्लोबलाइजेशन मतलब ये कह सकते हैं कि एक से मतलब जैसे कि हमारा राष्ट्र अलग राज्य से गुरु को मध्य कनेक्शन या यस, हाँ बोलो। वो एकीकरण में वृद्धि करने के लिए प्रवास केंद्र में भी ले सकते हैं। हाँ। के रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। यस, और बोलो। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनाना विश्व के साथ, अपने देश की इकोनॉमी को मिक्स करना पूरे विश्व की इकोनॉमी के साथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, आयात निर्यात। उसके बाद कस्टम ड्यूटी उसके लिए घटानी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी आयातित वस्तुओं पे लगती है, ठीक है। तो वो उस पे क्या होगा, हमें वो ड्यूटी को बहुत कम करना पड़ेगा। 130 पर IMF ने कहा था ना 130% से घटा के आप 30% करिए, उसको कल लिखाया था ना मैंने। वो चीजें क्या किया, कम होने पे क्या होगा, आयात आएगा ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने किया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए इजी बनाई ना चीजें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये सब टर्म ऐसे हैं इकोनॉमी के, जब अभी पढ़ाएंगे हम इन्वेस्टमेंट तो वहां पे ये चीजें हम बताते हैं पूरा, और रटाए भी होंगे। लगभग जो पुराने बच्चे हैं उनको याद होगा FDI और FPI में क्या अंतर है। ह्यूमन मोबिलाइजेशन, आदमियों का आना जाना एक दूसरे देश में। FDI और FPI में क्या अंतर है शिवांशी? तन्नो, शिवांगी, 10% वाला क्राइटेरिया तुम लोगों को भूल गया? FDI वाला है 10%, लेकिन FPI समझ नहीं आ रहा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो 10% से कम रहेगा वो क्या कहलाएगा? FPI। याद आया? ये मैंने एक्चुअली में पिछले साल की क्लास की वजह से इन लोगों से पूछ रहा हूं। अभी जब मैं ये चीजें बताऊंगा बीच में, फिर अगला चैप्टर जब आएगा चीजें ना, तो वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें कवर कराते हैं। इन लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोग अभी 2 महीने पहले पढ़े हुए हैं ये सब, और बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है मेरा क्लास में, कई बार, 10 बार से ज्यादा मैंने पूछा ये क्वेश्चंस। ठीक है। और टेक्नोलॉजियां भी आएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी कि नहीं? टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तकनीकी, ठीक है। नई नई तकनीकियां आएंगी कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कामगार लोग, एक देश से दूसरे देश में आना जाना, वो नई चीजें सीख के आएंगे। हो सकता है अपने देश में नया बिजनेस खड़ा करें, वहां पढ़ने के लिए गए, कुछ सीख के आए, वहां किसी कंपनी में काम किए, अपने यहाँ आए, हमारे यहाँ के लोग वहां गए काम करने, तो वहां से क्या आएगा? उनकी सैलरी आएगी ना हमारे यहाँ, रेमिटेंसेस बोलते हैं उसको। उनकी सैलरी जो आएंगी, उन सब का फायदा हमारी इकोनॉमी पे हो रहा है कि नहीं? डिफरेंट कल्चर आएगा, कई तरह की संस्कृतियों की क्या होगी, आपस में मिंगलिंग होगी, एक दूसरे से मिलेंगे, तो चीजें, नई चीजें इवॉल्व होंगी कि नहीं? होंगी ना। तो उससे क्या होगा? लोगों का सोच समझ का दायरा बढ़ेगा, लोगों की
जीने की लाइफस्टाइल चेंज होगी, लोगों के पास घूमने फिरने की चॉइसेस बहुत बढ़ जाएंगी, डिफरेंट कंट्रियों में टूरिज्म जाएगा, टूरिज्म भी आएगा ना ग्लोबलाइजेशन होने से, लोग यहाँ की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, या यहाँ जो लोग जॉब करने आएंगे बाहर से, वो यहाँ से जाके अपने कल्चर को भी और बढ़ावा करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ना। यहाँ की मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे सुविधाएं, कंपटीशन, यहाँ की भी इंडस्ट्री की सर्विस क्वालिटी और क्या कहते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर चीजें सुधरेंगी ना। अमेजन क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है, बाहर की है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है, अपनी कंट्री के हैं क्या? यूट्यूब दिन भर चलाते हो, किसका है ये? यूएसए की कंपनी है गूगल का। जितनी भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ ठीक है मेटा हो गया, लेकिन मैं अभी टर्म बोल रहा हूं। सब क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है सब कुछ। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, सोशल मीडिया को ग्लोबलाइजेशन में कैसे? क्यों? अगर चाइना में कहाँ यूज होता है फेसबुक? बैन कर देंगे हम, क्यों चलेगा यहाँ पे? गूगल भी बैन है वहां पे, यूट्यूब भी नहीं है तब ये सब चीजें, टेक्नोलॉजियां क्यों आई हैं? गूगल मैप्स है, नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, ये सब टेक्नोलॉजी है ना। ये इवन सैमसंग का फोन जो यूज हो रहा है, जिसके पास है, एप्पल के फोन है, ये सब तो बाहर से आई हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे लगाई हैं। नई नई टेक्नोलॉजियां जो हम लोग यूज कर रहे हैं चीप लेवल पे, गुड प्रोडक्ट, ये सब कैसे बन रहे हैं? बाहर से भी बन के आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन लगे ना। ये सब वैश्वीकरण ही तो है। आज हम लोग घर बैठे हर तरह के कल्चर्स को जान जाते हैं, हर तरह की न्यूज मिलती है हमें। न्यूज सेक्टर भी तो ओपन हुआ प्राइवेट सेक्टर के लिए, पहले वरना डीडी न्यूज आती थी। डीटीएच सिस्टम, पहले सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, डीडी नेशनल, डिश टीवी भी नहीं होती थी, चैनल वानल नहीं आते थे, प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया तभी तो आए, ब्रॉडकास्टिंग राइट सबको दी गई, स्पेक्ट्रम अलॉट होते हैं ना सबको। तो क्या है, इस सब का फर्क पड़ रहा है कि नहीं ग्लोबलाइजेशन पे? कोई दिक्कत किसी को यहां सब, किसी क्वेश्चंस में कहीं पे कोई डाउट? आगे चलें? अब देखिए इसके एक्चुअली में जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट लिखने हैं वो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं, आप अपने आप से पढ़िएगा किताब से, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और आज ही कल में पढ़ लेंगे तो आपको आसान रहेंगी चीजें याद होने में। आप नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर कल आप आके यही कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रही ये चीजें, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। केशव, कहीं कोई दिक्कत? हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश में पढ़ाइए जरा। बोला कर जाता है। रिवीजन की कमी है कि नहीं, ये बताइए आप। ग्लोबलाइजेशन के नुकसान कौन गिनवा सकता है? ग्लोबलाइजेशन के नुकसान कौन कौन गिनवा सकता है?
बताओ। सर मोबाइलेशन से हम दूसरों से ले रहे हैं, जैसे टेक्निक बनानी, हम अपने यहाँ बनाने का प्रयास बहुत कम कर रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं कि हमें कोई चीज वहाँ से मिल रही है कि हमें काम करनी चाहिए, तो हम नई चीज अपने यहाँ तो डेवलप कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, सही कह रहे हो। तो सर इनोवेशन पे एक्चुअली में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कॉपी ज्यादा कर रहे हैं। उसके पीछे हम अपना कदम पीछे बढ़ा देते हैं कि Yes. हमें अब मिल गया है तो हम क्यों उस पर रिसर्च करें या उसकी डेवलप करने की कोशिश करें। एक टर्म आता है ब्रेन ड्रेन, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन। ब्रेन मतलब समझ रहे हैं? ब्रेन की हिंदी पता है किसी को? हाँ, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन उसके बाद फिर ड्रेन। हाँ, नाला होता है लेकिन कोई चीज निकालना भी होता है, कई टर्म होते हैं सिनोनिम्स। ब्रेन ड्रेन ये मतलब होता है कि इंटेलिजेंस का अपने देश से बाहर जाना, बुद्धिमत्ता का अपने देश से बाहर जाना। ब्रेन ड्रेन मतलब अब समझ में आया? एक्सप्लेन करें या समझ में आ गया? तो जैसे कि जो इंटेलिजेंस है अपनी यहाँ की, तो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है इसके जरिए कि जहाँ से दूसरी जो कंपनियां होती है वो कथित तौर पर उन्हें सैलरी देकर अपने यहाँ बुलाती यस, हैं। समझे आप? बहुत से IITN हैं, IIM वाले हैं, या डॉक्टर हैं बड़े बड़े, जिनको जहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, अलग देश जो डेवलप्ड है वहां चले जाते हैं ना, वहां जाके रिसर्च करते हैं, नासा में काम कर रहे हैं, या उनके रिसर्च वाले कई सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे यहाँ की बुद्धिमत्ता बाहर जा रही है दूसरे देशों में। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है अगर यहाँ से चला जाएगा तो क्या इंटेलेक्चुअल वर्ग यहाँ बचेगा? तो काम कौन करेगा यहाँ पे? रिसर्च कहाँ से होगा? जो अभी अरुण ने बोला था कि रिसर्च नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? यहाँ पे तो उतनी सैलरी मिल नहीं रही है सबको, जाते हैं ना बाहर। तो यहाँ पर रिसोर्स का अभाव हो जाता है इंटेलिजेंस की। सर रिसोर्सेज सारी मिलती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। यस, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज की कमी है, बहुत से पैसे की कमी है, और एक बाहर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, तो इंसान यहाँ पे देख इससे बढ़िया से बढ़िया कंपनी में देखेंगे वाकई ही इवन, हाँ, इवन अभी देखो जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज वगैरह में क्यों जाते हैं कि वहाँ पे सुख सुविधाएं ज़्यादा है ना, चीज़ें। पावर, अभी आप गांव में हैं, कहीं बाहर रह लिए बहुत दिन, आप गांव में आइए, लाइट कट गई, मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा है, कहाँ तक घूमते हो लेके? बहुत से लोग मोबाइल के सिग्नल से परेशान हो गए, गाँव में रहते हो ना, प्रॉब्लम होती है। लाइट कट गई तो लाइट बननी नहीं है, रोड टूटी हुई है, पूरा पानी भर जा रहा है, ये सब समस्याएं रहती है ना रूरल सेक्टर में, या कहाँ जहाँ पे अनडेवलप्ड सेक्टर में, गंदगी, ये सब चीजें आपको कहाँ ले जाएंगी? आप जो सुख सुविधाएं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इसी तरह चीजें ड्रेन होती है ना, माइग्रेशन जो कहते हैं, इधर से उधर लोगों का आना जाना, तो ब्रेन ड्रेन होगा ना। उसके बाद अगला ग्लोबलाइजेशन का, कई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, टेक ओवर कर लेती हैं छोटी कंपनियों को। डोमेस्टिक कंपनियां उस लेवल के उनके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से, उतनी टेक्नोलॉजी ना होने, उतना compete नहीं कर पाती बड़ी कंपनियों की जो टेक्नोलॉजियां हैं। हो पाता है? नहीं हो पाता ना। जैसे व्हाट्सएप को ही फेसबुक नहीं है, खरीद लिया तो Yes. डेवलप नहीं कर पा रहा था उनकी जो चीजें, तब नया इनोवेशन नहीं ला पा रहा था। जैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट बिक गया, फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी थी ना, सॉरी, फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी थी ना, बिक गई ना, वॉलमार्ट ने खरीदा, पता है ना। कई बैंक हैं बाहर के आए हुए हैं, सिटी बैंक जैसे बाहर का है, सुविधाएं ज्यादा दे देता है। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी काम करता है, कई चीजों पे रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, इसलिए चीजें चलती रहती हैं। और कोई नुकसान? लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं। ये बताओ क्या होता है? बहुत टर्म यूज करते हैं ना सब लोग, आइडेंटिटी 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 क्राइसिस क्या होता है टर्म?
इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सब ग्रसित हो, नहीं हो? ग्रसित हो या नहीं? इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं पता? टाइम में तो लगभग सभी है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें ये टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं? इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझे? तुम्हें नहीं आ रहा है? हर कोई अपने आप को ये यस हर चीज में अपने आप को ये बताएगा कि मैं ही अच्छा हूं, मेरी ही चीज अच्छी है, दूसरे को नीचा दिखा के। हर जगह आइडेंटिटी क्राइसिस कि अपनी चीजों पे भरोसा कम और जो जहां दूसरी चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। हाँ वही चीज है, जैसे कि इंडिया की कोई चीज बनाई है वही चीज अमेरिका ने बनाई है तो अमेरिका वाले ज्यादा टैग यस यहाँ वो अमेरिका ने बनाई है। ये तो भारत की ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेटर टॉप स्टॉक, या कोई किसी पोजीशन पे बैठा व्यक्ति या पब्लिक किसी को बहुत ज्यादा फेवर कर रही है, बड़े बड़े एक्टर्स आके कोई बात कह दें तो वो ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, जबकि वही बात नॉर्मल पर्सन कहेगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं। किसने कहा नहीं सुनी जाती? सर अब बहुत ज्यादा कम हो गया है कि एक्टर्स को इतना। तुम्हें पता है कितने बिलियंस में उनको पैसे मिलते हैं एडवर्टाइज के लिए? क्यों मिलते हैं? फॉलोअर्स की बात अलग है, वो तो उसी के लिए तो उन्हें दिए जाते हैं। अगर हम देखें तो अब हम लोग को फॉलो करना बहुत लोगों ने छोड़ दिया है कि मतलब वैसे फॉलो करना, आपने सोशल मीडिया में फॉलो कर रखा है लेकिन हम उनकी बातों को फॉलो नहीं कर सकते। 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से ज्यादातर लोग उनको एक्टिंग करना, उनको हीरो समझते ही हैं। सर तो फिर अभी तो देखा गया है कि हॉलीवुड बॉलीवुड में इतना सारी मूवियां लगभग फ्लॉप हो रही है, कोई भी बना रहा है। कोई मूवी फ्लॉप हो रही, पैसे तो कम नहीं कमा रही ना। फ्लॉप तो हो रही है ना। फ्लॉप कहाँ हो रहे? फ्लॉप होके भी अगर उनकी बजट 50 करोड़ की है मूवी की, तब भी वो 100 करोड़ बना रही है, तो फ्लॉप कहाँ है? निकाल लेते ना, टिकट की प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि जनता यहाँ की बहुत ज्यादा है, 40 करोड़ आबादी है, तब है ना फॉलोअर। आइडेंटिटी क्राइसिस में ये हो गया कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ना रहना, खुद के ऊपर भरोसा ना रखना, दूसरे की चीजों से कंपेयर करना, खुद को अपने आप पे वर्क ना करना, आप उस आइडेंटिटी के लिए पाने के लिए ज्यादातर शो ऑफ करना, जो रियलिटी है उससे दूर भागना। जब दूसरों के कल्चर दिखे, आपको लगा ये चीजें वो डेवलप कर रहे हैं, आप उनके कल्चरल चीजों को भी क्या किए? वेस्टर्नाइजेशन कर लिए। एक टर्म आता है कि लोग मॉडर्नाइजेशन के बजाय वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न होने के टर्म को उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन से ऐड कर लिया है। उनके पहनावे, ओढ़ावे, खाने, पान, उनकी तरह रहना, ये चीजें सोच रहे हैं कि इस तरह करेंगे तो ज्यादा बेटर होंगे, जबकि एक्चुअली में किस पे वर्क करना है? अपने दिमाग पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, लॉजिकल थिंग पे। आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़नी है, आपकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी नहीं छोड़नी है, आपको अपने ऊपर भरोसा करके चीजें जो अच्छी हैं वो अडॉप्ट करना है। किसको? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है रीजनेबल थॉट, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये होता है मॉडर्नाइजेशन। मतलब ये नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज अपनाओ उनकी जो चीजें उनकी भी खराब हों, आप अपनी चीजों को उसके बदले खराब कहने लगिए। ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आती हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से होती है ना। कई बार होता है, अभी विदेश से एक वर्कर भी आ जाए, गोरी चमड़ी दिख जाए, तो अपने यहाँ के बड़े बड़े से लोग और साहब लोग उसी को सही मान लेंगे। इंग्लैंड से कोई आ जाए, अभी देखो, भले वहां ट्रक ड्राइवर हो, पोछा लगाता हो, और उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा रहेगा, ये हम बता दे रहे हैं। वो कभी आपके अंदर काम करना नहीं पसंद करेगा जल्दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो काम खराब है, बट उसकी बातें एज ए इंटेलेक्चुअल वर्क की तरह ली जाएंगी, भले उसका माइंड लेवल किस लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है उसका। मैं यहाँ किसी काम के वो नहीं डिमीन नहीं कर रहा हूँ
कि कोई काम ये कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है, सबके अपने अपने काम है, बट मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। सर हम लेकिन हम आजकल देखते हैं जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर आप मतलब अपनी समझ में कुछ बढ़ रही है या बढ़ रही है, इतना बढ़ रहा है कि वो आप समझ पा रहा है कि हाँ वो बंदा फेमस जरूर है लेकिन वो जो कर रहा है वो ठीक है। यस, जैसे कि अभी क्रिकेटर्स ने भी पान मसाले का अभी ऐड किया तो सर हम उसको देख रहे हैं कि हाँ तो वही साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है ना लोगों में। साइंटिफिक टेम्परामेंट को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी फिर भी फॉलोअर है ना लोगों के। मैंने एक एग्जांपल दिया है उनको, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं किया हूँ, मैंने हर एक चीज पे आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है। अगला 3 ही है ना इसमें अभी तो। अब आगे चलते हैं हम लोग, किस पे आएंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक टर्म आया था ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं, एलपीजी ही तो पढ़े। उसके बाद कौन से? जनरेशनल रिफॉर्म ना, हाँ वो बताएंगे जनरेशन वाले रिफॉर्म। एक टर्म ये भी बता दे पहले, उसके बाद 3 जनरेशन का जो रिफॉर्म है वो भी बताएंगे। इसको कल बताए थे ना हम, हरित क्रांति। फूड स्कार्सिटी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ उठाओ। कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन आप तीनों? हरित क्रांति, हरित क्रांति कब आई थी? कब आई थी? अभी तो आई नहीं सर, तो आई नहीं है सर अभी। रजिस्ट्रेशन कराया तभी तो आएगी। क्या रजिस्ट्रेशन कराए तभी तो आएगी हरित क्रांति अभी तक में। हरित क्रांति ये बताएं कौन है, ये नहीं कल बताया था ना, MS स्वामीनाथन, ये डेट ये भी बताया था मैंने। बताओ शिवांगी, लिख लो सब लोग, खोलिए। हैं? हाँ 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 66-67 में MS स्वामीनाथन, ठीक है उनके। और उनको जो वर्ल्ड लेवल पे थे, क्या नाम था उनका? नॉर्मन बोरलॉग। उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएंगे इसमें? इरिगेशन, मैकेनाइजेशन, हाइब्रिड सीड पे फोकस किया गया। और क्यों आया था? फूड प्रोडक्ट्स, फूड की स्कार्सिटी खत्म करने के लिए, खाद्यान्न अपने यहाँ जो कमी थी उसको दूर करने के लिए, मतलब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो स्पेशली किस पे फोकस किया गया? धान और गेहूं पे। मैक्सिकन व्हीट और मैक्सिकन राइस यूज किया गया यहाँ पे, मैक्सिकन गेहूं और मैक्सिकन चावल। हाइब्रिड पॉजिटिव वे में लिया जाए, जीन मॉडिफिकेशन। अरे तो वो तो एक टर्म ऐसे लोगों से चला दिया गया, तो उसका रिसर्च किया गया, तो उसमें फोर्टिफिकेशन भी तो किया जा रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन टर्म लास्ट ईयर पढ़ाया रहा होगा। हाइब्रिड वैरायटीज जो होती है वो जीन्स से जो होती है मिक्सअप से बनाई जाती है। यस,
लेकिन वो हाइब्रिड वैरायटी इसलिए खराब होती है कि उसमें केमिकल का उपयोग ज्यादा होने लगता है। बस इसके कारण उन्हें बेकार बताया जाता है कि हाइब्रिड वैरायटी जो होती है नुकसान देने लगती है। आप एग्रीकल्चर से BSc हो ना? जी सर। गुड। अगर उसे ऑर्गेनिक तरह से किया जाएगा तो वही ह्यूमन बॉडी का ही बेनिफिट। तब आओ तुम इधर आओ, ग्रीन रिवोल्यूशन समझाओ जरा। हाँ, मैं लास्ट क्लास में भी बोलता था, तुम हिचको मत। लास्ट ईयर भी ऐसे बोलता था मैं। ये लोग सब जा चुके हैं बोर्ड पे, पूछ लो। आओ आओ, तुम हमारे साथ डिस्कस करो, किधर आओ, डरो मत, सब अपने हैं। हाइब्रिड सीड्स के बारे में बताएंगे ये। टेक्निकल बहुत मत बताना, जनरल टर्म यूज होते हैं, बहुत टेक्निकल मत जाना। हाइब्रिड सीड के बारे में ये बताना क्या होगा उससे, हाइब्रिड सीड्स होता क्या है, क्या होगा उससे। हाइब्रिड सीड जो होते हैं, तो जो हाइब्रिड सीड मतलब कोई भी क्रॉप या कोई भी क्रॉप का अगर उसे क्रॉस किया जाता है, यानी उसे जीन से मिक्सअप किया तो वो ऐसे कि फील्ड पे बोया जाता है। उसकी टर्म होती है 14 टर्म के बाद में हाइब्रिड सीड आता है। लेकिन जो फर्स्ट पेरेंट से मिक्सअप से बनाया जाता है, तो पेरेंट्स जो होते हैं उनके मिक्सअप से बनाया जाता है, तो वो हाइब्रिड वैरायटी पाई जाती है। तो हाइब्रिड वैरायटी के ये बेनिफिशियल होता है कि अगर कोई भी फसल हुई, कोई फसल अगर मान लो छोटी फसल है और उसमें बीमारियां कम लग रही हैं, और एक फसल है जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है और उसमें बीमारियां ज्यादा लग रही हैं, तो ये टर्म नोट डाउन कर लेना। उसका क्रॉस किया जाएगा। फर्स्ट पेरेंट से वैरायटी बनेगी वो हाइब्रिड वैरायटी कहलाती है। तो उसके जीन्स होते हैं, छोटी वाली वैरायटी के जीन्स होती है, उसमें बीमारी कम लग रही है और इसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो उसके जीन्स होंगे तो उसमें बीमारी कम लगेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए इसका क्रॉस करा के हाइब्रिड वैरायटी बनाई जाती है। ठीक है, समझे आप लोग। इसमें एक्चुअली में ये फोकस किया गया कि इसमें कम बीमारी और ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। उन चीजों को देख के, उन चीजों पर रिसर्च करके हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स बनाए गए और उनको यूज किया गया। ये जीन मॉडिफिकेशन है एक तरह से। केमिकल यूज अभी बाद में, फर्टिलाइजर का यूज आ रहा है। अगला टर्म इसमें इरिगेशन है, मैकेनाइजेशन और एक फर्टिलाइजर भी टर्म है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज। ठीक, अब यहाँ पे उसके साथ इरिगेशन को भी फोकस किया गया। इरिगेशन में क्या किया गया, इरिगेशन में कमी थी ना, सिंचाई वाला। इरिगेशन में बहुत सी टर्म होती हैं, जैसे कि ड्रॉप इरिगेशन होता है, मतलब कि उनकी जड़ों में स्प्रिंकल होता है, लेकिन और एक फ्लोटिंग होता है। ये सब अभी आ रहे हैं। पहले थे कुआं, ट्यूबवेल, जब ये आया था उस समय कुआं, ट्यूबवेल, नहर, इस सब पे। पहले इरिगेशन का सिस्टम बहुत लेंदी था, जिसके कारण आकार का अभाव ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि सिंचाई का हो नहीं पाती थी, क्योंकि उसमें जो नहरें थी, नदियां थी, नदियों के किनारे या नहरों के किनारे हो जाता था, और ट्यूबवेल से सींचना बहुत मुश्किल पड़ जाता था किसानों को। तो इस प्रकार यस, वाटर लेवल डाउन हो गया, ये सब। हाँ, तो कई जगह नलकूप बनाए गवर्नमेंट ने, कई जगह मतलब सरकारी ट्यूबवेल सुने होंगे ना आप लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यानी कि जो खेते थे, यानी कि जहाँ पे संभव हो सकता था वहां तक नहरें खुदवाई गई थी। तो उससे समय मनरेगा का कार्य जो था वो नेहरू जी ने स्टार्ट करवाया था उस समय। मनरेगा का कार्य तो बाद में स्टार्ट हुआ है। मनरेगा स्टेप जो था वो बाद में, मनरेगा 2005 में आया है, 6 में। इंदिरा गांधी जी से करवाया था मनरेगा वाला। मनरेगा नहीं, उसी समय नहर का काम करवाया था उन्होंने। कई नहरों पे काम किया उन्होंने उस समय, कई नहरों का विकास किया, कई जगह कुएं खुदवाए जहां कुएं लायक जमीनें थी, जहां पे रिसर्च हुए हर चीजों पे, किस फील्ड में किस जमीन पे क्या किया जा सकता है, तो कहाँ पे नलकूप लगवाए जा सकते हैं, वो चीजें हुई। अब इससे ये क्या हुआ, इरिगेशन की सुविधाएं बढ़ गई। अब उसके बाद आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ, यूरिया, सल्फेट, ये सबको का यूज बढ़ाया गया। तो कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम ये बताएंगे, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज हुए ग्रीन रिवोल्यूशन फर्स्ट में। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले, क्योंकि जो हमारी फसल थी बीमारियां लगती थी और जो क्रॉप होती थी वो बढ़ोतरी नहीं कर पाती थी, तो उस समय यूरिया भी आई थी। नाइट्रोजन डेफिशिएंट जो होते थे, यूरिया से बढ़ जाएगा ना, तो वो चीजें केमिकली फॉर्म से बाहर से एक्सटर्नल दिया गया। उसी समय हेर्बिसाइड भी आई थी, जिससे कि घास हो जाती थी फील्ड में, तो हेर्बिसाइड का छिड़काव करते थे तो घास होती थी वो नष्ट हो जाती थी, फसलें बची रहती थी। तो हेर्बिसाइड का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ था। हेर्बिसाइड खरपतवार, हाँ, खरपतवार, ठीक है। खरपतवार नाशक जो केमिकल होता है उसके लिए रहते हैं, यानी कि वीड को खरपतवार कहते हैं।
जो अननेसेसरी होते हैं पदार्थ जो फसल में आ जाते हैं। फसल के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं जैसे कि धान की फसल में अगर कोई भी गेहूं का अगर पौधा अगर बाई चांस हो जाता है तो वो भी वीड में आ जाता है, ये वो फसल में नहीं आएगा उसमें। वीड मतलब होता है कि अननेसेसरी का प्रोडक्ट, एक तरह से ये समझ आइए जनरल टर्म में, मतलब जिसका यूज हमें नहीं करना, मतलब जो हमने मेन फसल बोई है उसके अलावा जो भी खरपतवार उगेगा उसको क्या कह देते हैं ज्यादातर, वीड। ठीक, तो उसको हटाने के लिए दवाओं का प्रयोग किया गया और जो न्यूट्रिशन की कमी थी उस न्यूट्रिशन को केमिकल फॉर्म में प्रोड्यूस करके डाला गया, ये हुआ। उसके बाद मैकेनाइजेशन हुआ, मैकेनाइजेशन ट्रैक्टर, उस समय जो जुताई का था, मशीनीकरण, उसमें जुताई के लिए बैलों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता, तो बैल पीछे वो बोल बैलों पे ज्यादा होता था। उसमें उसमें जो टिलेटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो हैवी मशीनें, उसमें ट्रैक्टर आया, उसके साथ हैरो भी आए थे, तो उससे आसानी हो गई। जब मशीन उसी समय आया था, हाँ आया था, उससे मशीनीकरण में आया था, मशीनीकरण में आया था, ठीक तो है। उससे टिलेटिंग की सुविधा थी वो बढ़ गई थी, तो किसान बड़े बड़े लैंड को आसानी से टिलेज कर सकता था, तो उसको फसल टिलेज मतलब जुताई कर सकता था, जुताई कर सकता था, उसके साथ साथ में उसे बुआई के लिए आसानी हो जाती थी। ठीक है, ओके गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। ठीक है, मैकेनाइजेशन में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे सुधरेगा, ट्रॉली वगैरह बनी ना, ट्रैक्टर ट्रॉली, सामान का इधर से उधर आना जाना हो पाया। उसके बाद फिर पता चला जुताई के साधन अवेलेबल हो गए, ट्रैक्टर्स, और समय भी कम लग रहा, समय की बचत हुई। और भी कई मैकेनाइजेशन, अब तो और ज्यादा हार्वेस्टिंग के सिस्टम के भी मैकेनाइज्ड हो गए, मशीनीकरण हो चुका ना, तब इन सब चीजों का फायदा एक्चुअली प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, इसका फूड स्कॉर्सिटी खत्म हो जाएगी, फूड की उपलब्धता बढ़ जाएगी। अब इसमें समस्याएं क्या हुई, ओवर केमिकल यूज, बहुत ज्यादा केमिकल यूज होने पे क्या हुआ, अब यही मिट्टी है, मान लिया मिट्टी की गुणवत्ता, जब इसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज होने लगा तो इसकी गुणवत्ता, अपनी जो रेजिस्टिव पावर होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो घट जाएगी ना। ओवर इरिगेशन हुआ, सैलिनिटी बढ़ गई इसकी, बढ़ जाएगी और वैसे कम हो जाएगी, वैसे कम हो जाएगी, प्रोडक्शन करने की बढ़ेगी नहीं, बार बार वो यूटिलाइजेशन मांगने लगेगा। लेकिन सर हम देखते हैं जैसे कि आप इन केमिकल की जैसे दुकानों पर जाते हैं तो हम देखते हैं आज में ना वो इंजेक्शन लगा के वो एक दिन में बड़ी होती है, वो चीज वो सब नहीं है। मिट्टी की गुणवत्ता में बार बार एक्चुअली में रिपीटेड चीजें यूज करने से क्या हो जाती हैं, वो डेफिशिएंट हो जाती है, नेचुरल वे में जो चीजें होनी चाहिए थी। नेचुरल प्रोसेस में जब आप चीजें यूज करेंगे तो इसमें लवणता बढ़ जाएगी, पानी इरिगेशन बहुत ज्यादा दे रहे हैं, इसकी जो प्रोडक्टिविटी वो नीचे चली जाएगी या बह जाएगी या एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट पूरे उसमें एरिया में नहीं रहेगी, इस सब की समस्याएं आएंगी। और जब केमिकल बहुत ज्यादा यूज करने लगेंगे, लोग क्या कहते हैं कि उनको साइंटिफिक मैनर नहीं पता है, उनको बस यूरिया बोना है, अगर छिड़काव करना है तो यूरिया का छिड़काव कर दिए, उनको नहीं पता है कितना डालना है कितना नहीं। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड अभी बनने लगा ना, किस कहाँ पे यूज करना है, कितना यूज करना है। और डीबीटी के माध्यम से ये भी लाया गया यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन भी, कि किसके पास कितना खेत है, कितना उसको यूरिया मिलेगा, इन सब पे कंट्रोल किया गया ना, तो इस सब चीजों से प्रॉब्लम आने लगी। मैकेनाइजेशन से बहुत ज्यादा कई बार लेबर के इशू आएंगे, लेबर जो लेबर काम करते थे उनकी जॉब की शॉर्टेज हो जाएगी कई बार, ये एक्चुअली नेगेटिव फैक्टर बता रहे हैं। तो ये अब और हाइब्रिड सीड्स पे अभी रिसर्च चल रहा है, हाइब्रिड सीड्स पे रिसर्च चल रहा है कि इसकी वजह से कई एलर्जी टाइप की बीमारियां पता चली हैं, कई तरह की एलर्जियां लोगों में पाई जाती हैं, इस पे अभी कई फील्ड में रिसर्च चल रहा है, इसीलिए ये अभी सब अनाज में हाइब्रिड सीड्स नहीं यूज हो रहे हैं। कुछ पे रोक लगी है, कुछ पे जांच अभी क्या कहते हैं वो रिसर्च में ही है, समझे। जैसे अभी एक टेक्नोलॉजी और आ रही, धान को बोने का सिस्टम चल रहा, सोइंग, मतलब बो दिया जाए, पहले क्या होता, रोपाई करनी पड़ती ना धान को उठा के, हैं जब बोया, लेकिन अब फिर से वापस टेक्नोलॉजियां डेवलप की जा रही हैं कि वो बोवाई की जा सके। हाँ, तो अभी कई तरह की खेतियां अपनाई जा रही हैं, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे क्या हो, लोगों के पास सॉइल प्रिजर्वेशन हो, लोगों के पास अच्छा खाना, न्यूट्रिएंट खाना पहुंचे, लेकिन पूरी तरह से उस पर भी डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि फिर से फूड की प्रॉब्लम
आ जाएगी। इसलिए जुडिशियस वे में कोई चीज यूज करनी है। यह रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेजर पॉइंट्स जो हैं ये हैं, उसको समझ लिए आप लोग, और कब ये लागू किसने किया और कब आया, इतनी सारी चीजें आपको पता है। तो आप चीजें क्या करेंगे, लिख देंगे, और आप लोग ये चीजें बना लीजिएगा जो चीजें अभी यहां बनी हुई थी कॉपी में, और नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी नोट्स में लिखे हैं पॉइंट वाइज, नोट्स सिर्फ पॉइंट वाइज लिखे हैं। उसके बाद आपको बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। आप ऐड ऑन करिए अपनी तरफ से, मेहनत करिए। अगला पॉइंट क्या हुआ, क्लास लेट स्टार्ट हुई है बेटा। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन जनरेशन हुए हैं देखो। मेजरली एक्चुअली में अभी तक 3 जनरेशन रिफॉर्म है, ऐसा कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है, बट माना जाता है। इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें लिखो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 1991 से 2000 के बीच में हुआ। 91 से 1991 से 2000 तक। उन्नीस सौ 91 से 2000। इसमें वही सारे रिफॉर्म जो अभी हमने बताए, क्या, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और टैक्स सिस्टम। टैक्स भी तो कम किए गए, जो बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगते थे उसमें भी कम किया गया ना। तो ये सब सेक्टर्स के रिफॉर्म इसमें हुए। निजीकरण को बढ़ावा देना, पब्लिक सेक्टर मतलब हुआ गवर्नमेंट सेक्टर के क्षेत्र में एक्चुअली में रिफॉर्म किया गया। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स, फिर आता है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, लिख लीजिए 2001 से 2001 से 2001 से स्टार्ट हुआ। ये अभी भी चल रहा है। इसकी बहुत सी चीजें अभी भी चल रही हैं। ऐसा मत सोचना कि थर्ड जनरेशन रिफॉर्म में क्या चीजें उस तक नहीं लिमिट है, इसी अभी कंटिन्यूएशन में है। इसमें भी सेम चीज, कई चीजें पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में बढ़ा दी गई चीजें। गवर्नमेंट सेक्टर को एज अ फैसिलिटेटर बनाया गया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया। कई कानूनों में एक्चुअली में ईज दिया गया, कई कानून में बदलाव किए गए जिससे आसानी से बिजनेस वगैरह किया जा सके। कई कानूनों में बदलाव किया गया। कुछ क्रिटिकल एरिया रिफॉर्म जैसे पावर है, रोड है, टेलीकॉम है, एनर्जी सेक्टर, इन सब में रिफॉर्म किया गया। एफआरबीएम एक्ट लाया गया, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट बजट से रिलेटेड, बजट मैनेजमेंट के रिलेटेड है। ये जब हम बजट पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ा देंगे, अभी आप ये लिख लीजिए बस। अब वो याद नहीं होगा किसी को अभी ना, इसीलिए नहीं बता रहे। अभी सिर्फ एफआरबीएम एक्ट लिख लो, वरना टर्म बताएंगे तो सब और कह दोगे बहुत टफ टर्म है।
FRBM एक्ट एक्चुअली में आया था 2003 में, हमारे हिसाब से 2003 में। हाँ, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म में 10वें प्लान से स्टार्ट हुआ था 2007 के आसपास। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई थी इसमें, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म में। 2002 से इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास की, 2002 से 2007 के बीच में ज्यादातर फोकस था इसमें। और वो 2000 पहला जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म था 2001 ही टर्म लिखिएगा, 2000 से 2001। और अगला फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म है। फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म में जो ई गवर्नेंस और आईटी सेक्टर का यूज हो रहा है ना, ये सब आएगा इसमें। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होना फोर्थ जनरेशन रिफॉर्म में। हैं? 7 के बाद आप चाहें जब लिख दो, कोई डेट नहीं इसका। एक्चुअली में कोई ऑफिशियल नहीं है, हमें पहले बता रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में नहीं है, बट इन जनरल ये माना जाता है इकोनॉमिस्ट के बीच में। एक टर्म आता डिसइन्वेस्टमेंट, अभी बार बार बोला ना इसमें, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हिंदी क्या होगी इसकी? विनिवेश। हिंदी देख लो गूगल है क्या, विनिवेशीकरण। गूगल करो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश ना करना। डिसइन्वेस्टमेंट। निवेश मतलब निवेश करना चीजों को दे। विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वही जो अभी हम PSU का बता रहे थे, इस पे डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी बनी थी 1993 में। इसमें एक कमेटी बनी थी 1993 में, किसकी थी? रंगराजन की। रंगराजन की कमेटी। सामने बैठ के बात मत करो, फोकस करो पढ़ाई पे। तुम लिख क्यों नहीं रहे हो साहब? नोट्स बनाया करो बेटा क्लास में बैठ के। रंगराजन की कमेटी थी 1993 में आई थी। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की 1996 में कमीशन ही बन गया था। तो इनमें एक्चुअली में क्या किया इन्होंने, PSU की स्ट्रेटेजिक सेल की। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी उसमें कुछ मैनेजमेंट पार्ट में, कहीं पे मैनेजमेंट को पूरी तरह दे दिया, कहीं कुछ शेयर मार्केट या और चीजों में इन्वेस्ट कराया गया। कुछ जगहों में प्रबंधन का रोल भी दे दिया गया, निजीकरण कर दिया गया, और कुछ जगहों में सिर्फ शेयर मार्केट में रजिस्टर कर दिया गया। इस तरह से इसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अब यहां से जो पैसे आएंगे, यहां से मनी आएगी ना, उस मनी को कहां यूज होगा फिर? कल्याणकारी योजनाओं में, जहां सरकार को जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे, इन सब पे फोकस करेगी ना सरकार।
तो ये सब चीजें इसी वे में ये तब से चल रहा है। कब से? 93 में स्टार्ट हुआ, 96 में कमीशन आया, तब से धीरे 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 अभी आज भी चल रहा है ये चीजें। आज भी सुनते हो ना, कई कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, ये कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कुछ उसमें शेयर बेचे जा रहे हैं, आप सुनते हैं ना। वो पैसे का यूटिलाइजेशन अलग जगहों पे सरकार ले जाके करती है बजट के फॉर्म में। उसके लिए एक कोर्स भी बनाया गया है, एक कोर्स बनाया गया, उसमें पैसे जाते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से, फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या जॉब क्रिएशन के लिए ही यूज किया जाता है। उसका पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आएंगे वो कहीं पर्टिकुलर जगह ही यूज होंगे। हाँ, FRA वाला नहीं है, कोर्स मतलब धर के शेयर मार्केट में, और ये स्ट्रेटेजिक लिखा है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन किसी को कोई चीजें ना समझ में आई हो आज की क्लास में, कल से मनी और बैंकिंग पढ़ाएंगे। आज ये खत्म हो गया, कल से मनी बैंकिंग चलेगी क्लास। हाँ, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को, कहीं पे कोई डाउट? वीडियो पड़ा हुआ